तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज की जो कहानी है उस कहानी पे जाऊँ उससे पहले उस कहानी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि पता नहीं ऐसे से अजीब अजीब चीज़ें कैसी होती हैं दुनिया में, लेकिन होती है। बाद में फिर एहसास होता है कि हो सकता है। ये कहानी एक मियाँ बीवी की है। मियाँ बीवी के बीच खेले गए खेल की है, लेकिन उस खेल के पीछे एक कैसी खूनी साजिश थी, इससे मियाँ और बीवी में से एक अनजान था, दूसरे को पता था सब कुछ। पति और पत्नी के बीच एक खेल खेला जा रहा है। खेल खेला जा रहा है राजस्थान के बड़े खूबसूरत शहर जोधपुर में। कत्ल से पहले पत्नी पति को कहती है कि मुझे तुम्हारे दोनों हाथ बांधने हैं। पति कहता बांध दो। कत्ल से पहले हाथ बांधने के बाद पत्नी पति से कहती है मुझे तुम्हारा गला दबाना है। पति मुस्कुराकर कहता है दबा दो। गला दबाने के बाद पत्नी पति से कहती है कि मैं तुम्हें सच में मारने जा रही हूं। पति फिर हंस के कहता मार डालो। इसके बाद वो गला जोर से दबाती है। पति अब भी मजाक समझ रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपनी पत्नी की तरफ देख रहा है, लेकिन पत्नी के हाथ की जो दबाव है वो गले पे लगातार तेज होता जा रहा है। तकलीफ हो रही है, लेकिन पति अब भी मजाक समझ रहा है और वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। हंसते हंसते गले पे दबाव इतना तेज था कि पति कुछ पल के बाद बेहोश हो जाता है। वो फिर गला दबाती है, लेकिन अब पति बेहोश है, ना वो चीख पाता है, ना चिल्ला पाता है, और उसके थोड़ी देर के बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। पर खेल अब भी जारी था। पत्नी उसको देखती है, उसके सीने की धड़कन सुनती है। पति के अब भी दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं। गले से हाथ हटाती है, देखती है नब्ज नहीं चल रहा है, बट उसे यकीन नहीं होता है। उसे लगता है पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा है, कैसे तय करूं। फिर वो एक ब्लेड उठाती है और पति के उस बंधे हुए हाथ के एक हाथ की कलाई को काट देती है। जैसे ही कलाई काटती है खून की धार निकलने लगती है। उसके बाद वो उसी कुर्सी के पास बैठ जाती है। अगले 2 घंटे तक वो उस कुर्सी के करीब अपने पति के नज़दीक बैठी रहती है। नस से खून निकलने का सिलसिला जारी था। धीरे धीरे करके जिस्म से सारा खून बाहर निकल जाता है। 2 घंटे बाद वो फिर उठती है, पति के करीब जाती है, देखती है जिसमें से अब खून निकलने का सिलसिला बंद हो चुका था, बल्कि नीचे अब खून जमना शुरू हो गया था। उसके बाद वो फिर उसकी धड़कन सुनती है। अब उसे यकीन हो गया था कि वो मर चुका है। इसके बाद वो खड़ी होती है, दरवाज़ा खोलती है और चीखते हुए कमरे से बाहर निकलती है। और जो चीख रही थी साथ में एक ही चीज़ कह रही थी कि मेरे पति ने खुदकुशी कर ली, मेरे पति ने खुदकुशी कर ली। सास ससुर बाहर सो रहे थे। बहू की आवाज़ सुनते हैं चीख कर। नींद में वो निकलते हैं अपने कमरे से, बदहवास भागते हैं अपने बेटे के कमरे की तरफ। देखते हैं कि बेटा कुर्सी पे है, लेकिन तब तक उसके दोनों हाथ उसने खोल डाले थे। ब्लेड नीचे पड़ा हुआ था, हाथ कलाई का नस कटा हुआ था। पहली नज़र में यही लगता था कि नस काटा गया और खुदकुशी की गई। रोना धोना शुरू हो जाता घर के अंदर। इसके बाद पड़ोसी आते हैं। एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, उठा कर ले जाती है। तब तक उसकी जान निकल चुकी थी। उसके बाद बयान लेती है। तो हर एक के घर वालों का जब बयान आता है तो उसमें ये आता है कि पति और पत्नी दोनों सो रहे थे। रात को अचानक बीवी चीखते हुए निकलती है और कहती है मेरे पति ने खुदकुशी कर ली है। और उसके बाद की सारी चीज़ें सबको मालूम थी। हाथ जिस तरीके से कटा हुआ था, बाएं हाथ की नस काटी गई थी। तो आमतौर पे दाएं हाथ से आदमी काटता है, और राइट हैंडर ही था जो इस महिला का पति था। तो उसमें वहीं कोई शक और उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन सवाल था, और उस सवाल के पीछे बहुत सॉलिड वजह थी कि उसने खुदकुशी क्यों की। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस कहानी के बैकग्राउंडर में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ये सवाल के पीछे कि क्यों खुदकुशी करेगा। इस खेल से, इस खूनी खेल से ठीक 6 महीने पहले जनवरी 2016 में जोधपुर के रहने वाले रोहित की शादी सीमा से होती है। शादी के बाद रोहित बहुत खुश था। नई नई दुल्हन उसकी ज़िंदगी में आई, उससे बड़ा प्यार करता था। सीमा भी खूबसूरत थी और इसकी रोहित की ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सीमा की ज़िंदगी में खुशियां नहीं थी। शादी तो कर ली, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी।
अब इसके पीछे 2-3 चीज़ें थी। एक, सीमा की एक पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो शादी टूट गई। उसके बाद उसके घर वालों ने फिर दूसरा रिश्ता ढूंढा। सीमा खूबसूरत थी, मुश्किल भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जोधपुर में जिस बिरादरी से सीमा आती थी, वहाँ एक अजीब कस्टम था। वो ये कि वहाँ जो शादियाँ होती थी वो घर वाले जाकर एक दूसरे से मिलकर बात करके, अरेंज मैरिज इस तरीके से नहीं होता था, बल्कि एक ख़ास बिरादरी है वहाँ पे जिनको शादियों का दलाल कहते हैं, वो शादियाँ फिक्स करते थे और उसके लिए वो बाकायदा पैसे लेते थे। लेकिन उसके पीछे पीछे इल्ज़ाम ये भी लगता रहा है कि असल में ये जो शादी के दलाल थे, ये इनके ज़रिए वहाँ पे लड़कियों की शादी की ख़रीद और फ़रोख्त होती है, मतलब दुल्हन बेची और ख़रीदी जाती है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको दुल्हन नहीं मिलती, शादी नहीं हो रही है, तो फिर ये जो बिरादरी है ये पैसे लेकर शादी कराता है और जिस लड़की की शादी हो रही है उसके घर वालों को भी पैसे मिलते हैं। तो एक चीज़ ये हुई कि सीमा के घर वालों ने सीमा की शादी दूसरी कराने के लिए ऐसे ही लोगों को पकड़ा और कहते हैं कि उस दलाल ने बाकायदा पैसे दिए और जिस रोहित से शादी हुई, रोहित के घर वालों ने भी सीमा के घर वालों को पैसे दिए। ये एक चीज़ थी। दूसरी, जिस बिरादरी से सीमा आती थी वहाँ पे एक और कस्टम था, एक और रिवाज था, और वो ये कि शादी होने के बाद जो लड़की है वो 12 महीने तक गिन कर पूरे 1 साल तक वापस अपने मायके नहीं आएगी। जैसे बाकी जगह अलग अलग है, कहीं शादी के अगले दिन मायके पहुँच जाते हैं, कहीं 4 दिन के बाद आते हैं, कहीं 3 दिन के बाद आते हैं। लेकिन इस जोधपुर के करीब जहाँ की सीमा रहने वाली थी, उनके बिरादरी में एक रिवाज था कि लड़की की शादी होने के 1 साल तक वो वापस मायके अपने कदम नहीं रख सकती। 1 साल के बाद वो पहली बार मायके आएगी और तब तक वो ससुराल में रहेगी। हाँ, मायके वाले आ सकते हैं ससुराल में अपनी बेटी से मिलने, लेकिन बेटी नहीं जा सकती है मायके। ये दूसरा रिवाज था। सीमा की शादी रोहित से हो गई। रोहित अच्छा इंसान था, खुश था सीमा को पाकर, लेकिन सीमा नाखुश थी 2 वजहों से। एक, उसकी जो पहली शादी टूटी थी उसकी भी कहानी धीरे धीरे सामने आई। कहानी ये थी कि सीमा को अपने ही इलाके में एक और लड़के से प्यार था और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी हुई नहीं। इधर सीमा के घर वालों ने इस शादियों के जो दलाल हैं उनके थ्रू रोहित तक वो पहुँचे और रिश्ता तय हुआ, उन्हें पैसे भी मिले और फिर रोहित से शादी करा दी। शादी के बाद ससुराल में एक तो ये कि अब मर्जी के ख़िलाफ़ शादी हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि सीमा 1 साल तक मायके नहीं जा सकती थी। ये उसको बड़ा खल रहा था, क्योंकि मायके न जाने का मतलब ये था कि वो अपने उस आशिक से जिससे वो प्यार करती थी मिल नहीं पाएगी। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे रही थी उसको। इस दौरान में उसके माँ बाप जब मिलने आए ससुराल में उसके, तो उसने 1-2 बार कहा था कि मुझे जाना है। माँ ने समझाया, उसने ये भी कहा मैं शादी तोड़ना चाहती हूँ, माँ ने समझाया। तो वो उन लोगों की बातों में आकर रह तो रही थी, लेकिन अधूरे मन से। फिर इसी बीच उसने किसी तरह से मैसेज भिजवाया अपने उस जिससे वो प्यार करती थी, उसको ससुराल बुलवाया और उसको एक भाई की तरह मिलाया कि ये मेरा भाई है, और वो बाकायदा उस ससुराल में रहा। और इसके बाद 1-2 बार और उसका आना जाना शुरू हुआ, लेकिन उसे लगा कि ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकेगी, कभी ना कभी इसका भांडा फूट जाएगा, और इसीलिए वो चाहती थी कि किसी तरह से ये रिश्ता टूटे और मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन ऐसा कोई मौका मिल नहीं रहा था। इस दौरान में जब उसका जिससे वो प्यार करती थी वो आना जाना शुरू हुआ, तो फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि इस घर से भागते हैं और या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे रास्ता साफ हो जाए। इस दौरान में सीमा ने 1-2 बार भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही थी। तब उस लड़के से मिलने के बाद ये प्लान बनाती है कि किसी तरह अब रोहित को जब तक ज़िंदगी से नहीं हटाएंगे तब तक हमारी शादी नहीं होगी। लेकिन ख़तरा ये था कि कत्ल होगा तो शक होगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे शक ना हो। इस दौरान में सीमा ने न्यूज़ चैनल पर एक खबर देखी। ये खबर गुजरात की थी। गुजरात में एक भाई और बहन दोनों आपस में, शायद ये मैंने आपको इसी क्राइम तक में ये कहानी सुनाई है, छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। आँख पे पट्टी बांध देते हैं, बहन आँख पे पट्टी बांधती भाई के, उसको कुर्सी पे बिठाती है, बांध देती है और फिर अचानक चाकू से उसकी जान ले लेती है। और ये सब कुछ खेल खेल में हुआ था। मुझे याद है ये स्टोरी हम लोगों ने भी वारदात में दिखाई थी। इत्तेफाक से सीमा ने भी ये स्टोरी न्यूज़ चैनल पे देखी और उसके बाद अचानक उसे ये आइडिया आया कि इस तरीके से अगर करते हैं तो एक तो मुझे अपने पति को कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हाथ उसके बंधे होंगे, लगेगा खेल खेल रहे हैं, और दूसरा ये कि इस तरीके से मारेंगे जिससे लगेगा कि वो सुसाइड कर रहा है। इसी के बाद 6 मई 2016 को जोधपुर के अपने ससुराल में सीमा रात का खाना खाने के बाद जब पूरा परिवार सोने चला गया,
तो अपने पति यानी रोहित से कहती है कि आओ एक खेल खेलते हैं। रोहित इस खबर से या गुजरात की उस खबर से अनजान था। अपनी बीवी से बेशुमार मोहब्बत करता था। उसके मन में ज़रा सा भी कोई शक नहीं था। रोहित तैयार हो जाता है, वो उसको कुर्सी पे बैठाती है उसी तरीके से जैसे गुजरात की वो कहानी थी। उसके बाद उसके दोनों हाथ बांधती है, कहती है मैं तुम्हारे हाथ बांधूंगी, कहता बांध दो। फिर वो कहती है मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी, वो कहता दबा दो। फिर वो कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, वो कहता मार डालो। और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मालूम है कि उसकी बीवी उससे मजाक कर रही है। लेकिन फिर वो सचमुच में पूरी ताकत से उसका गला दबाती है और उस चक्कर में रोहित थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तब भी उसे यकीन नहीं था कि ये पता नहीं जिंदा है कि मर गया। तो वो एक ब्लेड उठाती है और उसके बाएं हाथ की कलाई का नस काट देती है, और इतनी गहराई से काटती है कि वो हड्डी तक दिख रही थी नस की, जब बाद में पुलिस ने देखा तो। और उसके बाद वहाँ बैठी रहती, इंतज़ार करती रहती कि इसके जिस्म से एक एक खून का कतरा बाहर निकल आए ताकि इसकी जो सांसें हैं वो पूरी तरह से थम जाए। 2 घंटा इंतज़ार करती है एक पत्नी अपने पति को कुर्सी पर बैठाकर उसे मारने के बाद। जब उसे पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि अब उसका पति नहीं है, इसके बाद फिर वो रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है, ससुराल को बताती है, अपने सास ससुर को, बाकी सबको। और फिर इस तरीके से ये केस सामने आता है। अब पुलिस सारी चीज़ें सब कुछ देख ली। अब सवाल ये है कि खुदकुशी है कि कत्ल। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल। उधर सीमा का रो रो कर हाल, क्योंकि 6 महीने पहले शादी हुई, 6 महीने बाद वो विधवा हो गई। पुलिस अपनी चुपचाप से जांच कर रही है। घर से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अब रीज़न ही था कि इस खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई वजह हो। तो पता चला 6 महीने से रोहित बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि शादी के बाद उसका अपना बिजनेस ठीक चल रहा था। माँ बाप के साथ रिश्ते अच्छे थे, दोस्त कम थे लेकिन दोस्त सारे अच्छे थे। कहीं कोई बिजनेस में घाटा नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं जिसकी वजह से वो अपनी जान दे सके। जब पुलिस को यकीन हो गया कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से वो खुदकुशी करे, फिर पुलिस ने इसको कत्ल के एंगल से देखना शुरू किया। चूंकि कमरे के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था और सीमा रोते हुए बाहर आई थी, इसलिए लगा कि जो भी हुआ कमरे के अंदर हुआ। फॉरेंसिक की टीम गई, उन्होंने जांच शुरू की। जांच के बाद कुछ फिंगरप्रिंट्स उठाए, उस फिंगरप्रिंट्स के जरिए बहुत सारी चीज़ें सामने आई। पुलिस को शक हो गया सीमा पर कि सुसाइड नहीं है बल्कि ये कत्ल है जिसको सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई है। इसके बाद पुलिस पहली बार सीमा से सख्ती से पूछताछ करती है। सीमा चूंकि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल या किलर नहीं थी, जब सख्ती आती है और पुलिस अपना दाव खेलती है तो सीमा बहुत आसानी से टूट जाती है और वो सारी कहानी उगल देती है जो मैंने भी आपको सुनाई, कि किस तरीके से एक अनचाही शादी के बाद एक बंधन की 1 साल तक ससुराल में रहना, मायके नहीं जाना है, और कैसे एक दूसरा शख्स जिससे उसको प्यार है उससे शादी करनी है और वो मिल नहीं पा रहा, बड़ी मजबूरी है, कैसे जाए। इन सारी चीज़ों ने मिलकर उसे रोहित को रास्ते से हटाने का आइडिया दिया, और यह आइडिया मिला उसे एक गुजरात की कहानी देखकर टीवी पर, और इस तरह उसने ये कत्ल किया। बाद में पता चला कि इस पूरे कत्ल में चूँकि सब कुछ अकेले किया था, जो उसका आशिक था उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात की खबर थी कि ऐसा कुछ होगा, तो पुलिस ने उसके आशिक को भी गिरफ्तार किया। मामला फिलहाल कोर्ट में है, निचली अदालत का फैसला आना अभी बाकी है, केस चल रहा है। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।